हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग भारत का संविधान के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेदों को देखेंगे। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक संविधान, भारत के संविधान से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे टॉपिक में आज हम लोग संविधान के अनुच्छेदों पर बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे संविधान, भारत के संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत का संविधान। तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनकी बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान है क्या। तो सामान्य तौर पर संविधान की यदि हम बात करें तो संविधान क्या है? किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो बनाए गए नियमों का समूह है उसी को संविधान कहते हैं। तो किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। तो कोई भी देश होगा, उसकी जो क्या होगी, शासन व्यवस्था होगी, उसको बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है, जिन नियमों के समूह की आवश्यकता होती है या जिन नियमों के समूह को बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं अनुसूची की। तो सबसे पहले संविधान, और संविधान के बाद दोस्तों अनुसूची। तो संविधान के बाद क्या है? अनुसूची है। तो अनुसूची किसको कहते हैं? तो प्रत्येक संविधान को मोटे तौर पर कई खंडों में विभाजित किया जाता है। तो कोई भी क्या होगा, संविधान होगा, उसको मोटे तौर पर हम क्या करते हैं, मोटे तौर पर क्या होता है कि उसको कई खंडों में विभाजित किया जाता है और उन सभी खंडों को क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। और हमारे संविधान में क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि संविधान क्या है? संविधान देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह है। और अनुसूची क्या है? तो प्रत्येक संविधान को मोटे तौर पर कई खंडों में विभाजित किया जाता है जिसे अनुसूची कहते हैं। और भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। आगे बात कर लेते हैं भाग की। तो भाग किसको कहते हैं? तो प्रत्येक जो अनुसूची होती है वो कई भागों में विभाजित होती है। तो प्रत्येक अनुसूची क्या होती है? कई भागों में विभाजित होती है। और प्रत्येक भाग में क्या होते हैं? विशेष पद, निकाय अथवा प्रकृति के अनुच्छेद शामिल होते हैं। और प्रत्येक जो भाग होता है उसमें क्या होते हैं? विशेष प्रकार के पद, निकाय और प्रकृति के क्या होते हैं? अनुच्छेदों को शामिल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उदाहरण के रूप में। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसी तरह से आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद की। तो संविधान में विभिन्न धाराएं होती हैं। संविधान में क्या होता है? अलग अलग धाराएं होती हैं और उन सभी धाराओं को संवैधानिक भाषा में अनुच्छेद कहते हैं। तो संविधान में क्या होता है? अलग अलग धाराएं होती हैं और उन जो धाराएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा में अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, इस तरह से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। आगे बात कर लेते हैं धारा किसको कहते हैं? तो संविधान के अलावा अन्य सभी कानूनों में क्या होती हैं? धारा होती हैं। जैसे आईपीसी की धारा 144, 298 आदि। आगे बात कर लेते हैं उपबंध या प्रावधान की। तो उपबंध या प्रावधान किसको कहते हैं? तो उपबंध या प्रावधान की यदि बात करें तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जो कुछ भी उल्लेख किया होता है, संविधान का कोई भी जो अनुच्छेद है उसमें जो कुछ भी क्या होता है? उल्लेख किया होता है, उसे प्रावधान कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रावधान कहते हैं या उपबंध कहते हैं। प्रावधान का सामान्य अर्थ व्यवस्था अथवा नियम होता है। तो सामान्य जो क्या है, प्रावधान या उपबंध का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या है? व्यवस्था अथवा नियम होता है। जैसे अनुच्छेद 52 यह उपबंध करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह उपबंध करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
तो इस तरह से हमने देखा, सबसे पहले हमने बात की संविधान की कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। अनुसूची क्या है? तो मोटे तौर पर संविधान को क्या किया जाता है, कई खंडों में विभाजित किया जाता है और उन खंडों को क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। जैसे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और उसके बाद है भाग। तो प्रत्येक अनुसूची भी क्या होती है? कई भागों में विभाजित होती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसमें क्या होता है? विशेष प्रकार के पद, निकाय अथवा प्रकृति के अनुच्छेदों को शामिल किया जाता है। जैसे भारत के संविधान में 22 भाग। और आगे बात कर लेते हैं, संविधान में विभिन्न धाराएं होती हैं जिनको संवैधानिक भाषा में अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेदों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं और देख लेते हैं अनुच्छेदों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 बात करेंगे भाग, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करी गई है। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा है। तो आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और इस अनुच्छेद से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला तो हमारे देश का नाम और हमारे देश की संगठन की प्रकृति। तो जो क्या है अनुच्छेद 1 है, इससे 2 बातें समझ में आती हैं। एक तो देश के नाम की बात कि भारत का नाम क्या है, भारत और इंडिया दोनों होगा। और हमारे देश के संगठन की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? संघात्मक होगी। तो इस तरह से प्रकृति, और इस अनुच्छेद के तहत हमारे देश का नाम भारत और इंडिया निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 1 के तहत हमारे देश का जो नाम है वो भारत और इंडिया निर्धारित किया गया है। भारत शब्द को इसलिए लिया गया ताकि यह देश की एकता, अखंडता और ऐतिहासिक विरासत और पंथ निरपेक्ष छवि को इंगित कर सके। तो भारत शब्द क्यों लिया गया? क्योंकि यह देश की अखंडता, ऐतिहासिक विरासत और पंथ निरपेक्ष छवि को क्या करता है? इंगित करता है। और इंडिया का तात्पर्य आधुनिक विश्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने की संविधान निर्माताओं की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो क्या है जो इंडिया है, इसका क्या मतलब है? इंडिया जो नाम है इसका आधुनिक विश्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने की संविधान निर्माताओं की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आगे बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संभवतः क्यों नहीं किया गया होगा? तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि पाकिस्तान के समान हमारा देश किसी एक धर्म विशेष की बहुलता को नहीं दर्शाता। तो जो पाकिस्तान है इसकी तरह हमारा जो देश है ये क्या करता है? किसी एक धर्म विशेष की बहुलता को नहीं दर्शाता और इससे भारत के पंथ निरपेक्षता की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ता। तो 3 बातें हम लोगों ने देखी। पहली बात कि भारत क्यों लिया गया नाम? क्योंकि ये क्या करता है? भारत की धर्मनिरपेक्षता छवि, एकता, अखंडता और ऐतिहासिक विरासत के लिए ज़रूरी था। और जो इंडिया शब्द है ये शब्द लिया गया क्योंकि आधुनिक विश्व के साथ संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारा देश जो इंडिया है ये भी आधुनिक विश्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। आगे बात कर लेते हैं, इस अनुच्छेद का दूसरा महत्वपूर्ण भाग भारत की संघ यूनियन वाली प्रकृति का होना है। इसका मतलब है भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता अथवा गुटबाजी नहीं है। तो भारतीय जो संघ है ये राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के करार, समझौता या गुटबाजी नहीं होगा और न ही कोई राज्य भारतीय संघ से अलग हो सकता है और कोई भी राज्य क्या होगा? भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 1 भारत की एकता एवं अविभाज्यकारी प्रकृति को दर्शाता है। तो जो अनुच्छेद 1 है ये क्या बताता है कि भारत की एकता, भारत क्या है? अखंड है और ये क्या है? विभाजित नहीं हो सकता है। अविभाज्यकारी इसकी क्या है? प्रवृत्ति है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद ऐसे निर्बंधन और शर्तों के साथ जिनको वो उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 2 के अधीन क्या है? संसद को 2 तरह की शक्ति प्राप्त है। पहली शक्ति है
एक नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरी क्या है, राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। तो क्या है, अनुच्छेद 2 के तहत दो शक्तियां मिली हुई हैं संसद को। एक तो नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, कोई नया राज्य बना करके उसको संघ में शामिल कर सकता है, और दूसरी नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति और दूसरी नए राज्यों को बनाने की शक्ति। संसद की शक्ति से भारत के में परिसंघ कमजोर होता है, परंतु भारत की अखंडता मजबूत होती है। संसद की जो ये शक्ति है, इससे जो परिसंघ है, फेडरेशन है, ये क्या होता है, कमजोर होता है, किंतु अखंडता क्या होती है, इंटीग्रिटी जो है इसकी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। आगे बात कर लेते हैं, राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना ऐसे निर्बंधन और शर्तों के साथ किया जाएगा जिन्हें संसद उचित समझती है। इस तरह से अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 3 क्या है, तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात करता है। तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस तरह से होगा या कौन करेगा, तो ये सब चीज़ें करने का जो काम है वो संसद का है। और संसद क्या करेगी, इस संबंध में विधि द्वारा क्या करेगी, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर अन्य राज्य का निर्माण कर सकेगी। तो संसद क्या करेगी, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। तो ये सब काम करने का जो जिम्मा है वो किसके पास है, तो संसद के पास है। संसद क्या कर सकेगी, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके लिए संसद क्या करेगी, संसद क्या कर सकती है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। संसद क्या कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत 4 कार्य कर सकती है। पहला कार्य है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, दूसरा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में क्या कर सकेगी, परिवर्तन कर सकेगी, और किसी राज्य के नाम में भी क्या कर सकेगी, परिवर्तन कर सकेगी। आगे बात कर लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को साधारण बहुमत के माध्यम से राज्यों को पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है। तो अब प्रश्न इस तरह से फ्रेम हो सकता है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को साधारण बहुमत के माध्यम से कौन सी शक्ति प्राप्त है, राज्यों के विघटन की, राज्यों के पुनर्गठन की, दोनों की, या किसी की नहीं। तो इस तरह से याद रखना है इन सब पॉइंट्स को आप लोगों को। आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 3 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण, किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण, किसी नए राज्य का गठन अथवा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, संसद को है। आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 3 से में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्यों के नाम, सीमा अथवा क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। तो यदि क्या है, राज्यों के नाम, सीमा अथवा क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने वाला कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाना है, पेश किया जाना है, तो उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है, इसलिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति केवल एक औपचारिकता होती है। इस संबंध में वास्तविक फैसला केंद्र की मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संबंधित राज्य जिसका नाम अथवा सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो उस राज्य के विधानमंडल का भी मत जानने का प्रयास किया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार उस राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है और न ही संविधान के किसी प्रकार की समय सीमा का न ही संविधान में इस प्रकार की इस संबंध में किसी प्रकार की समय सीमा का उल्लेख है कि कितने समय में राज्य विधानमंडल अपना मत केंद्र सरकार को भेजेगा। तो अनुच्छेद 4 में उल्लेख है कि राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन करने वाला कोई भी विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 4 में यह भी बता दिया गया है कि इस तरह से नाम अथवा सीमा में कोई परिवर्तन करने वाला जो विधेयक है, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात करी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाग 2 के साथ अनुच्छेद 5 से 11 में। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।